तो सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है और इस वीडियो में हम आदिकालीन परिस्थितियों के बारे में देखेंगे बच्चों। तो इससे पहले जो एक वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें आपको मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन विद्वानों द्वारा कैसे कैसे किया गया और कौन कौन से विद्वान थे। जैसे मैंने कहा कि फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने पहला प्रयास किया और फिर शिव सिंह सेंगर के बारे में कहा, फिर मिश्र बंधुओं के बारे में बताया। तो इस तरह से काल विभाजन के बारे में हमने बात की और उसके बाद जो आदिकाल के नामकरण की समस्या पर भी हमने विचार किया कि कैसे अनेक विद्वानों ने तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए किसी ने आदिकाल को बीजोत्पन्न काल कहा, किसी ने आदिकाल को आदिकाल कहा, किसी ने उसे वीर गाथा काल नामकरण उसका किया, किसी ने उसे सिद्ध सामंत युग कहा। तो इस तरह से हमने उसका एक जो अलग वीडियो जो मैंने बनाया है, पहला वीडियो, उसमें ये सारी चीजें थी बच्चों। तो आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको सारी बातें वहां पर समझ में आएंगी। अब हमने ये कहा था कि जो मूल रूप से जो बातें याद रखने योग्य उस वीडियो और इस वीडियो इससे संबंधित हैं वो ये हैं कि आदिकालीन परिस्थितियों को देखने से पहले हम ये समझ लें कि जो साहित्य होता है वो समाज से जुड़कर चलता है। ये हमने वहां पर भी कहा कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है और क्योंकि वो समाज का दर्पण होता है तो अगर उसे समाज का दर्पण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुछ भी समाज में होता है, जो कुछ भी समाज में घटित होता है वो क्योंकि साहित्यकार भी समाज का ही एक हिस्सा होता है, तो जो कुछ भी यहाँ घटित होता है वो हमें जो है साहित्य में परिलक्षित होता दिखाई देता है। तो जनता की मनोवृत्ति में और समाज में रहने वाली जो जनता है उसकी रुचि में, उसकी मनोवृत्ति में जहां जहां जैसे जैसे परिवर्तन आता है, उसकी सोच में जैसे परिवर्तन आता है, समाज में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, समाज की परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती हैं, जनता की मनोवृत्ति जैसे जैसे बदलती है, साहित्य भी बदलता चला जाता है बच्चों। तो आज हम यहाँ पर आदिकालीन परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने जब काल विभाजन देखा था तो ये कहा था कि जो सबसे प्रामाणिक काल विभाजन जिनका माना जाता है वो है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है जो उसको सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है और हमने ये कहा कि तो इसीलिए आदिकालीन जो परिस्थितियां हैं उनको जानने के लिए सबसे पहले हम देखें कि उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो काल उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला काल जो था वो आदिकाल था और उसकी समय सीमा उन्होंने कहा 1050 से लेकर 1375। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें बच्चों तो कई विद्वानों ने ये कहा है कि जो आदिकाल है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल या पहला काल जो है, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया। पहला जो है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो अब हम सबसे पहले काल के विभाजन को, मतलब उस काल की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे, आदिकालीन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो आदिकाल जैसे कि नामकरण किया गया, तो आदिकाल जो है शुरुआती काल था इसलिए उसे आदिकाल कह दिया गया। और अब उस समय की परिस्थितियों को जब हम जानने का प्रयत्न करेंगे तो उन्होंने जो समय सीमा दी वो तो 1050 से 1375 संवत, लेकिन कई विद्वान, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कई विद्वानों का ये मत है कि ईसा की 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक का जो समय था उसे हमें जो है उसे आदिकाल ही माना जाना चाहिए। तो अगर हम उस चीज को लेते हैं और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम जो है राजनीतिक स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे बच्चों की राजनीतिक परिस्थिति उस समय की कैसी थी। आदिकाल में आदिकालीन जो समय था, तत्कालीन समाज का जो एक चित्र, यहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियां तब कैसी थी।
कि सम्राट हर्षवर्धन जो थे, उनका जो सन 606 के आसपास उन्होंने जो जब वो करते थे राज्य, तो उनका जो राज्य था वो स्वर्णिम युग कहलाता था, क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन का जो काल था उसे स्वर्ण युग इसलिए कहा गया क्योंकि संपूर्ण उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधकर और एक छत्र आधिपत्य उन्होंने दिया, और वो जो है उन्होंने एक जो कहा कि राष्ट्रीय हित की रक्षा करने वाले सम्राट वो थे। और उनके जो राज्य में जो बाण नामक जो कवि हुए, उन्होंने हर्षचरित की रचना की, और साहित्यिक प्रगति या कह लीजिए वास्तुकला की, चित्रकला की प्रगति उनके समय में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि उनका जो पूरा उनका जो काल है, उनके जो शासन काल को हम स्वर्णिम युग कह सकते हैं। और उसके बाद मतलब जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 के आसपास, तब हम देखते हैं कि जो स्थिति है, राजनीतिक परिस्थितियां यहाँ से जो है हलचल की एक स्थिति पैदा हो जाती है, और पूरा ये जो राजनीतिक स्थितियां थी आदिकालीन, वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो एक उथल पुथल की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कोई एक ऐसा राजा नहीं था जो कि राष्ट्रीय हित की चिंता कर पाता या पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध पाता। और हम देखते हैं कि पूरा जो उत्तर भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में बट चुका था। दिल्ली में तोमरों का राज हो गया था, अजमेर में चौहानों का राज हो गया था, कन्नौज में गहरवार, गुजरात में सोलंकी राजा राज कर रहे थे, मालव प्रदेश जो है, मालवा जिसे कहते हैं, वहां पर परमारों का राज, और बुंदेलखंड में चंदेलों का राज हो गया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे राजा भले ही शूरवीर थे, लेकिन इनमें इतना व्यक्तिगत स्वार्थ जो है सर्वोपरि हो चुका था, और आपसी वैमनस्य के कारण इन्होंने कभी भी राष्ट्रीय हित की चिंता नहीं की। और जब घर में ही फूट पड़ जाती है और कोई राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानकर उसे नहीं देखता, तो क्या होता है, बाहरी जो आक्रमण होते हैं, यवनों ने आक्रमण शुरू किया, बाहरी आक्रमण ज्यादा हो गए, और यहाँ पर हम पाते हैं महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण शुरू हो गए। तो इस तरह से आक्रमणकारियों का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया, एक तांता सा लग गया। तो घर में जब आपसी वैमनस्य, मतलब ये जितने भी राजपूत राजा थे, सभी के सभी बहुत ही शूरवीर थे, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ ने कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय हित है उसे तिरोहित कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिति जो है बहुत डावाडोल थी, और राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए, राजनीतिक दृष्टि से अगर इस काल को देखा जाए, तो ये बहुत ही उथल पुथल का काल था। तो ये तो हो गई बच्चों आदिकालीन परिस्थितियों में राजनीतिक स्थिति। सबसे पहले की राजनीति की स्थिति, उस समय की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। अब हम देखते हैं सामाजिक स्थिति। तो बच्चों जब राजनीतिक स्थिति इतनी डावाडोल थी, तो निश्चित तौर पर जनता जो है वो भी बहुत त्रस्त थी, शासन से भी त्रस्त थी और धर्म, दोनों से ही जो है वो परेशान थी। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि समाज में जो राजा हुआ करते थे, या सामंती प्रथा थी, दरबारी परिस्थितियां वहां पर थी, सामंती युग था, तो वहां पर राजा महाराजा जो है वो बहुपत्नी प्रथा वहां पर चलती थी, स्वयंवर प्रथा वहां थी। और यहाँ तक कि क्योंकि इन राजाओं के बीच में मैत्री नहीं थी और आपसी वैमनस्य का जो वातावरण था, उससे क्या हुआ, जो यवन आए या जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए, वो जब किसी सुंदर कन्या को देखते थे तो उसका अपहरण करना शुरू कर देते थे। तो इसलिए समाज में पर्दा प्रथा का चलन हुआ, और इन आक्रमणकारियों से बचने के लिए जब किसी राजा की मृत्यु, जब कोई राजा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे या सामंत वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो उनकी जो पत्नियां होती थी उनको सती, मतलब उनके साथ ही, उनकी चिता के साथ ही उन्हें जो है सजीव ही जलाया जाता था, जिसे कि हम सती प्रथा के रूप में का चलन वहां पर था। और उनसे बचने के लिए, मतलब इन आक्रमणकारियों से अपने आप को बचाने के लिए, और तो जो राजसी घराने की जो सामंती जो बहु बेटियां होती थी, वो जौहर भी करती थी। ठीक है, तो ये सारा
तब का माहौल ऐसा था, तब का जो वातावरण था वो इस तरह का था, जो सामाजिक परिस्थितियां थी इस समय उस समय की ऐसी थी। यवन शासकों के अत्याचार से भी जनता आक्रांत थी, परेशान थी। सामान्य जनता जो है वो सिद्धों के तंत्र साधना से अंधविश्वासी बनती जा रही थी, कहीं पर भी शांति उसे नहीं मिल रही थी। सामंतों की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने में लगे हुए थे जो चारण कवि थे, वो इनकी प्रशंसा करने में, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में ही लगे रहते थे। ठीक है, तो ये थी बच्चों सामाजिक स्थिति। और यहाँ पर मैंने आपको उस समय का जो समाज था, जब मैंने कहा कि जो राजसी घराने की जो स्त्रियां होती थी, और जब किसी मतलब राजा जब वीर गति युद्ध में जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो जो स्त्रियां होती थी वो जौहर कर लेती थी, अपने आप को जो है अग्नि कुंड में खुद कूद कर अपना अपना जो है अपने प्राण ले लेती थी। और यहाँ पर एक सती का चित्र है जहां पर उसे अपने पति के साथ जो है सती होना पड़ता था। तो ये परिस्थितियां, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में मैंने यहाँ बताया। तत्कालीन स्थितियां जो थी, हमने राजनीतिक स्थिति देखी और सामाजिक स्थिति को भी एक बार देखने का प्रयत्न किया। अब बच्चों आगे चलते हैं तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को भी देख लेते हैं। उस समय वो जो समय था, मतलब ईसा की 8वीं शताब्दी के आसपास का जो समय था, बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हो गया था और सिद्धों का प्रचार प्रसार, मतलब सिद्धों 84 सिद्ध हुए और इन सिद्धों ने वामाचार का जो प्रचार प्रसार किया। उनके वामाचार में 5 मकारों का बहुत चलन था। 5 मकारों में क्या थे? मद्य, मदिरा, मांस, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य, ये सारी चीजों का चलन उनके पास था। तो इन बुराइयों से त्रस्त होकर कुछ सालों बाद क्या हुआ कि इन चीजों का विरोध किया, इनके वामाचार का विरोध करने वाले नाथपंथी खड़े हुए। और नाथपंथियों में मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ जो थे, उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। नाथों की संख्या 9 हुई और इन 9 बताई जाती है, 9 नाथ हुए। और ये जो नाथ पंथ के जो लोग थे, उन्होंने सात्विक जीवन जीने पर बल दिया और उन्होंने निर्गुण ईश्वर में विश्वास किया, नाम स्मरण पर बल दिया, ईश्वर नाम स्मरण पर बल दिया, गुरु को महत्व दिया, हठयोग पर बल दिया। ये सारी चीजें हमें भक्तिकालीन संत साहित्य की छवि जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। और तत्कालीन समाज में शैव धर्म का भी उदय हुआ। तो जितने भी राजपूत राजा हुआ करते थे वो ज्यादातर जो है शैव धर्म को मानने वाले हुआ करते थे और जैन धर्म का भी वहां प्रचार प्रसार होता रहा। तो ये थी बच्चों धार्मिक परिस्थिति। और फिर अगर हम बात करें सांस्कृतिक परिस्थिति की, तो जो जो हर्षवर्धन का काल था उसमें तो हमने कहा वास्तुकला और इन सभी कलाओं को पोषण मिला और कई मंदिर जो है खजुराहो में, भुवनेश्वर में, तंजौर में, कांची में निर्मित हुए। और उसके बाद मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात भी राजपूत राजाओं के पास भी थोड़ा बहुत जो है वास्तुकला का प्रभाव हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसका एक प्रमाण हमारे पास है कि जो आबू का जैन मंदिर है वो 11वीं शती की देन माना जाता है और वो इतना सुंदर है। देखिए कितना सुंदर चित्र जो है उसका यहाँ पर हमारे सामने है। और इसके साथ थोड़ा बहुत चित्रकला और संगीत को भी प्रोत्साहन मिला, लेकिन जितना हर्षवर्धन के काल में जो कलाओं को पोषण मिला, कहीं ना कहीं ये जो राजपूत राजाओं के आने में, राजपूत राजाओं के आपसी वैमनस्य के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन कलाओं को जो है पोषण नहीं मिल पाया जितना कि मिलना था। और ये तो बात थी सांस्कृतिक परिस्थितियों की। अब बच्चों हम आते हैं साहित्यिक परिस्थितियों पर। तो साहित्य क्योंकि समाज का दर्पण है, हमने देखा कि राजनीतिक परिस्थितियों में काफी उथल पुथल थी और जो बाहर आक्रमणकारियों का आना शुरू हो गया था, बाहर से लोगों का आकर भारतवर्ष पर आक्रमण शुरू हो गया था। राजपूत राजा वैसे तो बहुत शूरवीर थे, लेकिन आपसी वैमनस्य के कारण और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण वो कभी एक नहीं हो पाए। और क्योंकि उनमें तो इसीलिए राष्ट्रीय
राष्ट्रीय जो एकता थी, कहीं न कहीं उसे क्षति पहुँची। और साहित्यिक परिस्थितियाँ अगर हम देखें तो आदिकालीन जो काव्य था वो दरबारी संस्कृति का परिचायक था। आदिकालीन जो काव्य है उसमें वीरता के किस्से ज़्यादा लिखे गए। मैंने जैसे कहा कि जो चारण कवि हुआ करते थे वो राजाओं के आश्रय में रहकर उनकी वीरता के किस्से गाया करते थे, उनकी वीरता के ही प्रसंग लिखा करते थे। और क्योंकि तो इसीलिए जो आदिकालीन काव्य है उसमें वीर रस प्रधान, श्रृंगार रस और भक्ति रस का एक त्रिवेणी संगम यहाँ पर हमें मिलता है। और जितने भी चारण और ये भाट कवि हुआ करते थे, उन्होंने केवल और केवल अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी वीरता के किस्से लिखे और उनकी गाथाएं लिखी, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया। और श्रृंगार रस का यहाँ पर जो है चित्रण इस रूप में हुआ कि क्योंकि ये राजा जो है, मैंने कहा कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि राजा जो है बहुविवाह किया करते थे, बहुपत्नी जो प्रथा थी वो चलती थी, तो वो चलन में थी। तो किसी राजा से संधि करनी है तो उसकी बेटी से वो शादी कर लेते थे। इस तरह से जो है विवाह प्रस्ताव इस तरह से हुआ करते थे और एक राजा की कई कई पत्नियां हुआ करती थी। तो उनके हर विवाह के प्रसंगों का वर्णन, उनके विवाह का वर्णन, कितना सुंदर विवाह हुआ, ये वो उनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन, ये सारी चीजें श्रृंगार में आती हैं। और भक्ति की त्रिवेणी भी वहां पर हम कह सकते हैं कि जो विद्यापति हैं, जो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी जो पदावली है उसमें हम भक्ति का संगम देख पाते हैं। ठीक। और ये जो चारण भाट कवि हुए, इनके द्वारा रचित जो रासो काव्य हैं, जिनमें कि हम ज्यादातर रासो काव्यों में हमें वीर रस प्रधान और श्रृंगार रस प्रधान काव्य ही, ये जो रासो काव्य हैं वो ज्यादातर यही हैं, उसमें वीर रस और श्रृंगार रस का ही जो है संगम हमें प्राप्त होता है। और इस काल की भाषा, रचनाओं की भाषा की बात करें तो वो अपभ्रंश, डिंगल तथा पिंगल रही। तो ये अपभ्रंश भाषा तो पता है, लेकिन डिंगल और पिंगल क्या है? तो यहाँ पर डिंगल उस भाषा को कहा जाता था जो चारण कवियों द्वारा अपनाई जाती थी, जिसमें कि राजस्थानी का जो है राजस्थानी मुख्य रूप से हुआ करती थी। और पिंगल भाषा में मुख्य रूप से वो जो है ब्रजभाषा का पुट जहां पर हुआ करता था वहां पर उसे पिंगल भाषा कहा गया, और राजस्थानी का पुट जहां होता था उसे डिंगल भाषा कहा गया। तो ज्यादातर जो रासो काव्यों की भाषा है उसमें हम डिंगल भाषा का प्रयोग वहां पर दिखाई देता है हमको। और इस काल में रची गई जो अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, उनकी जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई, और खड़ी बोली का आरंभिक स्रोत उनकी रचनाओं को माना गया। और विद्यापति की पदावली का मैंने कहा कि वो उनका अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा। और पृथ्वीराज रासो, चंद के द्वारा रचित जो पृथ्वीराज रासो है उससे तो हिंदी का प्रथम हिंदी महाकाव्य भी माना जाता है कई विद्वानों द्वारा। तो बच्चों, इस तरह से हमने आदिकालीन परिस्थितियों को देखने का प्रयास किया। तो उसमें हमने राजनीतिक परिस्थितियों को देखा, फिर सामाजिक स्थितियों को देखा, फिर धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए हम साहित्यिक परिस्थितियों पर आए। तो बच्चों, अगर इन स्लाइड्स को आप ध्यान से देखें, इनको पढ़ें, इनको समझने की कोशिश करें, और फिर अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर इस प्रश्न को आप आदिकालीन परिस्थितियों को, आदिकाल की परिस्थितियों को अगर आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से जो इन स्लाइड्स में दिया गया है वो आपके पाठ्य पुस्तक से ही मैंने जो है आपके लिए आसान हो जाए, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर आपको दिया है। तो ये कोई बहुत मुश्किल सी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। और आप अगर इन स्लाइड्स को पढ़कर अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो इस विषय का ज्ञान आपको संपूर्ण रूप से हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।